सो रोहन, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे और उसके बाद एकदम से इतना बड़ा बिजनेस जो आपने खड़ा किया है, तो ये कैसे सोचा आपने कि मैं बिजनेस करता हूँ? अगर अश्लील ग्रोवर होते हैं आपके पैनल में तो आपको लगता है कि कुछ अलग होता रिजल्ट? पता नहीं, उनका भी मूड है, कभी उनको कोई चीज़ बढ़िया पसंद आ जाती है, कभी कोई चीज़ उनको लगता है कि नहीं इसके तो मजे लेने ही है। शुरू में इन्फ्यूज तो बहुत धीरे धीरे ही हुआ, बट हाँ मेरे पास स्टार्ट करने से पहले अराउंड 15 लाख रुपीज़ था। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे लोकल प्लेयर हैं इसको लेके, और कई सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सीधा चाइना जाते हैं और वहाँ से रेडी प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो आपने कभी सोचा कि चाइना जाके आप भी चाइना से अगर कुछ माल अपने कैटलॉग में ऐड कर सकें? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड होती है? लॉन्च के लिए कुछ अलग रहती है, स्केल हो जाए अलग रहती है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि क्विक कॉमर्स आपके लिए एज अ मार्केट प्लेस एक सही सिचुएशन है? गाजियाबाद की इस फैक्ट्री से आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ब्रांड जो इंडिया से ग्लोबल जा चुका है। 2018 में उनको कैंपिंग के लिए एक बैग चाहिए था और उन्हें वो बैग मार्केट में नहीं मिला, तो उन्होंने खुद से ही बना डाला और 2018 से आज तक वो ओवरसीज जा चुके हैं। यूएस, यूरोप में उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में आपने इनको देखा था, जहां इनको 65 करोड़ की वैल्यूएशन भी मिली थी। चलिए आज हम समझते हैं कि कैसे एक ब्रांड को हम 0 to 65 करोड़ तक ले जा सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे क्या क्या चैलेंजेस उनके रहे, कैसे उन्होंने स्केल किया है। और अगर आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हो और आप समझना चाहते हो कि कैसे एक बिजनेस सेटअप करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए मिलते हैं ट्राइपोल के फाउंडर रोहन से। हाय रोहन। हाय संदीप, कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे? 1.5 साल पहले मिले थे हम। हाँ काफी टाइम हो गया। अमेज़न समिट पे मिले थे। आप शार्क टैंक भी गए थे सीजन 4 में, तो शार्क टैंक से आपका बिजनेस में आपको कुछ रिस्पॉन्स अलग दिखा था उसके बाद? देखिए, शार्क टैंक डेफिनेटली विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा आपको देता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सडन आपको एक विजिबिलिटी मिलती है, बट हमारा प्रोडक्ट काफ़ी यूटिलिटी बेस्ड है, इट्स नॉट इम्पल्स परचेज प्रोडक्ट। तो सेल में कोई बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। एक रेगुलर एक जनरल पुश तो आता ही है, मिलता ही है, बट वो थोड़ा टाइम बाद सबसाइड कर जाता है। हमें जो शार्क टैंक से जनरली फ़ायदा वो ये हुआ कि यार एक क्रेडिबिलिटी मिलती है। अगर कोई नया कस्टमर आया है, वो एक्सप्लोर कर रहा है नए ब्रांड्स को, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करने में वो हेल्प करता है। आप जैसे शार्क टैंक गए थे तो वहाँ शूट ड्यूरेशन कितना था? दिखाते तो वो 15 मिनट ऐसा कुछ है, 20 मिनट है। ड्यूरेशन मेरा कुछ लोगों का 1.5-2 घंटा चलता है, बट मेरा 1 घंटा ही चला था। 1 घंटा चला था। आपको सबसे बेकार शार्क कौन सा लगा था? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बहुत ही हाई, मतलब काफ़ी मेहनत करके वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। ऐसा कुछ बेकार और ऐसा फिर भी तो लगाओ ना कि ये जबरदस्ती निचोड़ के मेरा लेना जा रहा है। आई थिंक सबने देखा है कि अनुपम वाज बीइंग स्लाइटली मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स द कन्वर्सेशन, बट ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं। अगर अश्लील ग्रोवर होते हैं आपके पैनल में तो आपको लगता है कि कुछ अलग होता रिजल्ट? पता नहीं, उनका भी मूड है, कभी उनको कोई चीज़ बढ़िया पसंद आ जाती है, कभी कोई चीज़ उनको लगता है कि नहीं इसके तो मजे लेने ही है, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर ना। अच्छा, शार्क टैंक पे जाने के बाद आप लोगों की, मैंने सुना है कि कम्युनिटी भी होती है कोई, तो उससे कुछ वो यूजफुल कम्युनिटी है क्या? हाँ, काफ़ी यूजफुल कम्युनिटी है उसमें। काफ़ी जितने भी लोग शार्क टैंक पे आज तक गए हैं उस कम्युनिटी में है, तो एक बहुत ही रिच प्लेटफॉर्म, रिच मतलब ओपिनियन मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है वहाँ से। वो ग्रुप होगा आई एम श्योर कोई, जहाँ पे लोग सवाल जवाब डालते होंगे, तो वो फैमिली ग्रुप जैसा ही है कि या फिर बहुत स्पेसिफिक है? एकदम स्पेसिफिक है। वहाँ पे सबको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरा मेटा ऐड का ये खराब हो गया, मेरा शॉपिफाई का ये नहीं चल रहा, आपके पास कोई डिज़ाइनर है, आपके पास कोई एजेंसी है, आपके पास ये टैक्स की कोई दिक्कत आ रही है, या ये मेरे को दिक्कत आई, तो ये सब बातें चलती रहती हैं। तो शार्क टैंक के अलावा अगर हम बात करें तो क्या ये जर्नी पूरी बूटस्ट्रैप्ड रही है या आपके पास इन्वेस्टर हैं? अभी तक ये जर्नी बूटस्ट्रैप्ड है। आपको क्या लगता है कि बूटस्ट्रैप्ड ज़्यादा फ्रीडम बेहतर होती है या फिर कोई इन्वेस्टर फंडिंग के साथ बट प्रेशर के साथ, गोल्स के साथ, कौन सा दोनों में बेहतर है? आई थिंक हर बिजनेस अपनी जर्नी खुद तय करता है। कुछ बिजनेसेस फंडिंग के बिना चल ही नहीं सकते, कुछ बिजनेसेस हैं जो जब तक फंडिंग के बिना चलें तब तक चलाने चाहिए, ताकि एक मॉडल क्रिएट हो जाए और फिर उसको स्केल करने में आसानी हो। तो आई थिंक हर बिजनेस एक अपना रास्ता तय करता है। सो रोहन, आप अच्छी खासी जॉब कर रहे थे और उसके बाद एकदम से इतना बड़ा बिजनेस जो आपने खड़ा किया है, तो ये कैसे सोचा आपने कि मैं बिजनेस करता हूँ? एक्चुअली 3 साल हो गए थे मुझे जॉब करते थे और एक सबैटिकल लिया था मैंने 1-2 महीने के लिए। तो ट्रैवल करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या करना है, कुछ थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, और उसी बीच में ये तो दिमाग में रहता ही था कि हाँ कुछ खुद का करना है। तो बस सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, और बस वो ट्राई करने के चक्कर में शुरू ही हो गया था। तो आपने शुरुआत किस लेवल से की थी?
शुरुआत बहुत बेसिक लेवल से थी। एक गैप आइडेंटिफाई किया कि हाँ यार यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कि एक प्रोडक्ट बहुत या तो बहुत महंगे हैं या फिर बहुत ही घटिया हैं, तो कुछ बीच में होना चाहिए। एक रेलेवेंट मार्केट साइज लगा, क्योंकि मुझे खुद को रिक्वायरमेंट हुई उन प्रोडक्ट्स की जब मैं ट्रैकिंग करना स्टार्ट करी। तो बस वहीं से एक रिक्वायरमेंट आई और ऑब्वियसली लाइक एनी अदर पर्सन वुड डू, एक मैन्युफैक्चरर ढूंढा मैंने, उनसे प्रोडक्ट बनाया। काफ़ी सारे लोगों से बात करी, फिर एक बंदे ने अग्री किया, उसने मेरे लिए एक सैम्पल बनाया, 100 पीस बनाए, फिर उसके बाद 200 पीस बनवाए। लेकिन उसके बाद आइट्रेशंस करवाने में, न्यू डेवलपमेंट्स कराने में वो पुश बैक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और मेरे पास रिक्वायरमेंट्स थी काफ़ी ज़्यादा और मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करने थे। तो बस फिर लगा कि शायद खुद से शायद कर लूँ तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बाई चांस एक मास्टर जी जो पैटर्न वगैरह बनाते हैं वो मिले, और एक कारीगर मिला। एक छोटा सा यूनिट लिया, कमरा सा लिया, वहाँ पे एक मशीन सेट करी, रॉ मटेरियल दिया और शुरू कर दिया वहाँ से। तो इसमें कितने कैपेसिटी आपने इन्फ्यूज़ किया शुरू में? शुरू में इन्फ्यूज़ तो बहुत धीरे धीरे ही हुआ, बट हाँ मेरे पास स्टार्ट करने से पहले अराउंड 15 लाख रुपीज़ था। आप अपना कोई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमें दिखाएंगे? ये हमारा ट्राइपोल का वॉकर प्रो रक्सैक है। ये 2 साइजेस में आता है, 60 लीटर्स और 80 लीटर्स। एंड इसका जो ये एक स्पेसिफिक ब्लैक कलर है, ये दिस इज़ लाइक अ बेस्ट सेलर across platforms, across marketplaces. When it comes to backpackers or trekkers or hikers across the country, people have appreciated जो इसकी ergonomics है, जो इसका frame structure है, जो utility और facilities दे रखी हैं इसके अंदर। So this is our best seller item. दूसरा इसका जो structure है, ये नीचे से थोड़ा सा इस डिज़ाइन से बनाया गया है कि ये लोड जो है बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देता। तो ये आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो वेट का जो प्रोपोर्शन है वो सारा का सारा सेंटर पे इसके फोकस आता है, जिसकी वजह से कैरी करना प्रोडक्ट्स को काफ़ी आसान हो जाता है। ये लगभग महीने में कितने यूनिट्स आप बेचते होंगे? अराउंड 2 से 3 हज़ार यूनिट्स तो बेचते होंगे। एक बैग आउट करने के लिए टीम को शुरू से लेके एंड तक कितना टाइम लगता है? से एक बैग का बताना मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी बैच लगता है तो वो 300 से 400 पीसेस का, या कोशिश हम करते हैं 600 से 800 पीसेस का लगे। ऐसे देखा जाए तो डेली जैसे किसी एक फ्लोर पे लगा है तो डेली 100 पीसेस आउट करते हैं जनरली। यानी 9 घंटे की शिफ्ट में 100 बैग रॉ से बिल्कुल फाइनल क्यूसी पास होती है? नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन फ्लोर से। फिर उसके बाद पहले 2-3 दिन प्रिपरेशन में लगेंगे, फिर 1 आध दिन कटिंग में लगेगा, फिर 1 से 1.5 दिन प्रोडक्शन में, फिर 1 से 1.5 दिन फिनिशिंग और चेकिंग। तो बेसिकली अगर हाँ मतलब अगर मंडे को शुरू हुआ है तो फ्राइडे को बाहर आ जाएगा। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे लोकल प्लेयर हैं इसको लेके, और कई सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सीधा चाइना जाते हैं और वहाँ से रेडी प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो आपने कभी सोचा कि चाइना जाके आप भी चाइना से अगर कुछ माल अपने कैटलॉग में ऐड कर सकें? पहले ऐसा लगता था कि हाँ सब कुछ चाइना में ही बनता होगा, जब मुझे कोई आइडिया नहीं था मैन्युफैक्चरिंग का। और बट समझ आया कि नहीं, ये चीज़ यहाँ बनाई जा सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है चाइना जाना। आई थिंक आई विल लीव इट अप टू देम, जिसको भी जैसा भी है। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ इंडिया में बनाई जा सकती है तो उसको इंडिया में ही बनाया जाए तो ज़्यादा थोड़ा आसान रहता है। कुछ ऐसा आपने सोचा रहता है कि मैं पहले से साल भर का प्लान करूं, क्वार्टरली प्लान करूं, या किस तरीके से न्यू लॉन्चेस प्लान होते हैं? देखिए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी विजन तो अलाइन करते हैं कि हमें ये चीज़ें लॉन्च करनी है, बट देन नंबर से ज़्यादा फोकस रहता है कि क्वालिटी पे रहे, कि हाँ जो भी निकाल रहे हैं वो कुछ ऐसा हो जो मार्केट में वैल्यू ऐड कर रहा है। कुछ ऐसा ना आ जाए मार्केट में कि वो एग्जिस्ट करता है और हम उसको रैंडमली हल्का हल्का चेंज करके डालते हैं। जो गैप्स हैं मार्केट में, पहला फोकस हो रहता है कि वो फुलफिल हो, बट इट इज़ मोर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द न्यू लॉन्च दैट इज गोइंग आउट रादर देन द क्वांटिटी ऑफ न्यू लॉन्च। ऑल्दो क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल टू ग्रो योर बिजनेस, बट पहला फोकस हो जाता है कि जो भी जाए वो सही चीज़ जाए। तो जब आप नया कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये नया प्रोडक्ट है आपका, आप इसे फाइनल वर्जन रेडी कर लेंगे, तो क्या आपका कोई प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पहले उसको लॉन्च करके टेस्ट करते हैं? ऐसा कोई प्रेफर्ड तो नहीं है। वी लॉन्च इट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म साइमल्टेनियसली। जनरली ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इतना टाइम और एनर्जी लगाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसकी फ़ोटो शूट होता है, उसके ग्राफिक्स बनते हैं, उसके वीडियोस बनते हैं, सब कुछ होता है, तो एक बार ही तो उसके ऊपर फुल एफर्ट डालना ही होता है। इट हैपन्स दैट कि कोई प्रोडक्ट कभी कभी नहीं चलता एंड वो सारा एफर्ट बेकार चला जाता है, बट एक बार के लिए तो लॉन्च तो करके देखते हैं। वी डोंट स्पेंड हेविली ऑन मार्केटिंग इन वन गो। एक बार देखते हैं, लॉन्च करके देखते हैं कि क्या व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स कमिंग इन, कहीं कुछ मिस तो नहीं रह गया, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कहीं हमारी कम्युनिकेशन में तो कोई कमी नहीं आ रही है। उसको एक बार ही रिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट अगर बैच पूरा स्मूथली बिक जाता है
फिर सेकंड बैच से उसको फिर पूरा और पुश करते हैं अच्छे से। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड होती है? लॉन्च के लिए कुछ अलग रहती है, स्केल हो जाए अलग रहती है, ऐसा कुछ? थोड़ा सा लॉन्च में ऐसा रखते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं स्टार्टिंग में जस्ट टू गेट दैट इनिशियल ट्रैक्शन, बट जैसे ही ट्रैक्शन आ जाता है आवर प्राइसिंग इज एनीवेज वी कंसिडर वेरी वैल्यू फॉर मनी वट एवर प्राइसिंग वी कीप जनरली। तो इसलिए प्राइसिंग के ऊपर इनिशियल थोड़े डिस्काउंट के अलावा ज़्यादा हम नहीं करते, हम प्राइस फ्लैट रखते हैं। अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो डीकैथलॉन के प्रोडक्ट्स में और ट्राइपोल के प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क आपको लगता है? डिकैथलॉन कुछ चीज़ें काफ़ी सही करता है बट कुछ चीज़ें वो नहीं कर पाता है, जो है कि आज भी डिकैथलॉन के जो अच्छे रक्सैक्स हैं वो इंडिया में नहीं बनते, तो वो बनाए ही गए हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से और इंटरनेशनल लोगों को दिमाग में रखते हुए, वेराज हमने उसको इंडियन ऑडियंस के लिए कस्टमाइज़ किया है और इंडियन मतलब इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो कस्टमाइज़ किया है और उस प्राइस में और उस यूटिलिटी के साथ उसको मार्केट में प्लेस किया है जहाँ पे एक्चुअली कस्टमर को फ़ायदा हो। मैं खुद से महीने या 2 महीने में एक बार कैंपिंग करने जाता हूँ। मेरे पास अपना स्लीपिंग बैग है, रक्सैक है, टेंट है, साइकिलिंग करते हैं हम वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ये मार्केट है ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। जब मैं जाता हूँ देहरादून से अगर कुछ लेने के लिए तो मुझे कम से कम 36 ब्रांड मिल जाते हैं अगर मुझे कोई भी चीज़ लेना और उनमें से कोई भी ग्लोबल प्लेयर नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है कैंपिंग की इंडिया में, अदर देन अ फ्यू बिग प्लेयर्स लाइक डिकैथलॉन, ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है या आपको लगता है कि बड़े प्लेयर्स हैं इसमें? नहीं, काफ़ी अनऑर्गेनाइज है। देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आए हैं इंडियन मार्केट में और उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, बट आई थिंक वहाँ पे भी एक बहुत गैप है इसको मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का। इट्स एट दिस पॉइंट इट्स अ $1.2 बिलियन मार्केट एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत ही कम है, तो बहुत स्कोप है वहाँ पे जाने के लिए, जो ऑब्वियसली हम बहुत धीरे धीरे ही उसको हम ले पाएंगे। इंडिया का जो कस्टमर है जो कैंपिंग ट्रैकिंग करता है और जो जैसे आप यूएस में बेचते हैं, तो यूएस का जो कस्टमर है उनमें कोई फ़र्क आपको समझ में आता है प्रोडक्ट वाइज जब आप अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं? आई थिंक यूएस और इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही बड़ा है इन चीज़ों के लिए एंड हमने ये देखा जब हमने यूएस में और यूके और यूरोप में लॉन्च किया कि जो गैप कुछ हद तक इंडिया में था वही गैप यूएस में भी था। बस वहाँ पे ये है कि बहुत लोगों के पास कैपेसिटी है एक्सपेंसिव गियर खरीदने के लिए, बट एक पॉपुलेशन वहाँ पर भी है जिसको एक हाई यूटिलिटी फंक्शनल बैकपैक चाहिए था जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, और यही गैप हमने वहाँ पे भी फिगर आउट किया और हम वहाँ पे भी इसी गैप के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ये जो मार्केट प्लेस हो गए या D2C हो गए, ये इवेंट ड्रिवन बिजनेस है। ऑफलाइन के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा इवेंट्स के स्पाइक्स अप एंड डाउन होते हैं। तो आपके लिए कोई ऐसा इवेंट कोई साल भर में जो आपको लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट होता है? आई थिंक सबके लिए जो अमेज़ॉन जो दिवाली के पहले अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के सेल पीरियड्स आते हैं वो जनरली उस टाइम के लिए होता है, क्योंकि जनरली इंडिया में दिवाली इज़ अ बाइंग पीरियड, तो तब एक रहता ही है, बट थोड़ी सीजनैलिटी रहती है। समर में वेकेशंस में जब लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तब हमें एक पीक दिखता है, जब विंटर्स में ट्रैवलिंग शुरू होती है तब हमें एक पीक दिखता है। तो 2-3 महीने ऊपर 2-3 महीने नीचे ऐसे थोड़ा सीजनल तो है ट्रैवल। सो रोहन जी, क्विक कॉमर्स भी एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 2-3 सालों में इंडियन मार्केट में काफ़ी डिमांड में है, बहुत ट्रेंडिंग है। आपको लगता है कि क्विक कॉमर्स आपके लिए एज अ मार्केट प्लेस एक सही सिचुएशन है? आई थिंक किसी से भी आप बात करिए सब बोलते हैं फ्यूचर इज क्विक कॉमर्स, बट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है। हमने लास्ट ईयर ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट के साथ ऑनबोर्ड किया था और आज भी हमारा कम से कम 2-2.5 लाख का माल इंस्टामार्ट के साथ फंसा हुआ है, राइट। ब्लिंकिट के बारे में थोड़े अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं सेलर्स से कि वहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा है और वहाँ पे आप बेच सकते हैं, थोड़ा आसानी होती है सेलर को, बट वही है कि आई थिंक 6 महीने पहले जो मैं सुनता था फेलो सेलर्स से वो अब अलग है और धीरे धीरे वो चेंज होता जा रहा है। आई थिंक हमारी कैटेगरी क्विक कॉमर्स के लिए इतनी एलिमेंट है नहीं। हाँ, तो उसके अलावा हमने सुना है कि ब्लिंकिट इज़ अ मच बेटर स्ट्रक्चर, बट जो चीज़ें मैं 6 महीने पहले फीडबैक लेता था वो 3 महीने पहले अलग था और आज की डेट में वो फीडबैक अलग है। एक रक्सैक बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट है, स्लीपिंग बैग की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं कि इमीडिएटली खरीदा जाए, तो उस को देखते हुए इतनी मार्केट नहीं है हमारे लिए क्विक कॉमर्स का। एज अ बिजनेस ओनर हम हमेशा नए नए बिजनेसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, गैप्स देखते रहते हैं कि वहाँ कुछ है।
तो आपको हाल फिलहाल में कुछ लगा ऐसा कि कोई ऐसी कैटेगरी है, ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें स्कोप है? Amazon के मैनेजर्स भी काफ़ी पुश करते हैं कि एक्सपोर्ट में अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया से एक्सपोर्ट में इन डिफरेंट कैटेगरीज अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल एज वेल। तो आई थिंक वहाँ पे कुछ अगर कोई ध्यान लगाना चाहे तो वहाँ पे लगा सकता है। एक्सपोर्ट के लिए कम से कम कुछ रिक्वायरमेंट है, पैसा चाहिए होगा फॉर मी टू एक्सपोर्ट? पैसा चाहिए बट कोई रिक्वायरमेंट अदरवाइज नहीं है। अगर मैं इंडिया में करना चाहूँ तो क्या कैपिटल चाहिए, और अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो कितना कैपिटल चाहिए होगा? एक्सपोर्ट के लिए तो बहुत कैपिटल चाहिए एंड डेफिनेटली एंड टोटली डिपेंड्स ऑन आप किस बिजनेस में जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें MOQs की एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कुछ बनाने के लिए, या कोई डाई बननी है या कोई मशीन आनी है जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। वेराज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे MOQ नहीं है, जहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप कुछ छोटा एक बैच बनवा सकते हैं जहाँ पे, और फिर चाहे उसकी प्राइसिंग पे बाद में वर्क कर लीजिए और वैसा डिज़ाइन मतलब उसको वैसे डायरेक्शन में ले जाएं। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। कुछ बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ में कम चाहिए। रोहन जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम कि हम आपसे मिल सके, काफ़ी कुछ सीख सके। उम्मीद करते हैं कि आपकी नॉलेज से हमारी जो ऑडियंस है वो भी काफ़ी कुछ सीखेंगी और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू कर पाएंगी। बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग एंड विजिटिंग आवर फैक्ट्री। सो आज हम मिले थे रोहन ट्राइपोल के साथ। अब अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अलग अलग फाउंडर्स की जर्नी आपके सामने लाएं और उनकी स्टोरी आपको बताएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू।